सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं बहरीन में काम करता था। हर महीने कोई अनजान आदमी मेरी पत्नी को 1 लाख रुपए देकर चला जाता था और कहता था कि ये पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मगर मेरी पत्नी मुझे फ़ोन करके बता देती थी। मुझे बहुत चिंता हो जाती क्योंकि मैंने पिछले 1 सालों से अपनी पत्नी को कोई पैसे नहीं भेजे थे। मुझे यहाँ काम नहीं मिल रहा था। इस बार उस आदमी ने मेरी पत्नी को 60 लाख रुपए दिए। पत्नी ने उन पैसों का एक नया मकान खरीद लिया। पत्नी वीडियो कॉल पर मकान मुझे दिखाया करती थी। मैं उसी टाइम हिंदुस्तान आ गया। मेरा कलेजा फटकर रह गया था जब वह आदमी। अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम राजेश है। मेरे पापा पीओपी डिजाइन के ठेकेदार थे। एक बार किसी के घर की दूसरी मंजिल के छज्जे की पीओपी डिजाइन कर रहे थे। वहां से पैर फिसल जाने पर जमीन पर गिरते ही उनकी टांग टूट गई। वह काम कुछ सालों के लिए बिल्कुल बंद हो गया। जो जमा पूंजी थी वो मेरे पापा के इलाज में लग गई, जिसकी वजह से घर में भुखमरी की नौबत आ गई। मैंने होश संभालते ही पापा का हाथ बटाने की वजह से छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। पापा संभले तो दोबारा काम पर लग गए, मगर पहले जैसी बात नहीं थी, इसलिए घर के हालात भी दोबारा नहीं संभल पाए थे। मगर जब मैं जवान हुआ तो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हो चुका था और इतना कमा लेता था कि दोबारा घर में कभी भुखमरी की नौबत नहीं आने दी। मेरी शादी मेरी माँ ने पास के गांव की एक लड़की से करवा दी थी। मेरी पत्नी की उम्र मुझसे बहुत छोटी थी, मगर बहुत समझदार और अक्लमंद लड़की थी। शादी के थोड़े दिन के बाद उसने पूरा घर संभाल लिया था। मैंने भी अब 2-3 जगह काम करना शुरू कर दिया था ताकि घर के हालात ज्यादा अच्छे हो जाएं। शादी का कुछ साल हंसते मुस्कुराते बीत गए थे। उस बीच हमारे यहाँ पर पहले 2 जुड़वा बेटी हुई और फिर एक और बेटी हुई। इन 3 के आने के बाद घर में सब बिजी रहने लगे थे और उन छोटी छोटी शरारतों से सब बड़े खुश होते थे। मगर फिर हालात ने करवट बदल ली और मेरे पापा को किसी बड़े घर में 3 मंजिला का पीओपी का काम करने को मिल गया था। हम नहीं जानते थे कि उस बड़े काम से मेरे पापा को ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हमारा पूरा घर बिखर कर रह जाएगा और हम सारी उम्र के लिए दोबारा नहीं संभल पाएंगे। पापा उस घर की पीओपी में बिजी हो गए और पहले से ज्यादा लगन से काम करने लगे। लेकिन एक दिन ऐसी गलती हुई जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। करीब करीब 3 महीने से उस बिल्डिंग में काम कर रहे थे। पापा ने उस घर का इंटीरियर डिजाइन तैयार कर लिया था। उस घर के 2-3 दरवाजे दूसरे बने हुए रिहायशी मकान की तरफ भी खुलती थी। मेरे पापा अक्सर देर तक अकेले काम पर लगे रहते थे। एक दिन पापा अपने साथ के बाकी मजदूरों के साथ काम कर रहे थे कि घर का मालिक आया और उसने पापा से कहा कि वे सब घर वाले बहुत इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं। पापा और उनके मजदूर चाहें तो काम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उनकी वापसी का कुछ पता नहीं है। पापा ने देखा कि अभी पूरा दिन बाकी है। वे लालच में आ गए कि दिन खराब करने से तो अच्छा है वे काम करते रहें। पापा ने घर के मालिक से कह दिया कि वे लोग तसल्ली से अपने बाकी घर को बंद करके चले जाएं। पापा अपना काम पूरा करके ही वापस जाएंगे। घर के मालिक ने सर हिला दिया और वे लोग अपना घर बंद करके चले गए। उस दिन मजदूर भी वक्त पर फ्री होकर चले गए थे। पापा अकेले ही पीओपी डिजाइन का काम करते रहे। वक्त खत्म होने पर पापा अपना काम समाप्त करके उस घर के गेट को ताला लगाकर लौट आए थे और उस रात बहुत तसल्ली में थे कि जल्दी काम खत्म हो जाएगा, उन्हें पैसे मिल जाएंगे। मेरे यहाँ थोड़े दिनों में चौथे बच्चे की भी पैदाइश होने वाली थी। रात के देर तक सब घर वाले बैठकर घर में आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में बातें कर रहे थे। फिर पापा थक कर सोने चले गए। अगले दिन सुबह सुबह हमारी आंख दरवाजे पर किसी की आने की आहट से खुली थी। सब उठकर बैठ गए थे। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने पापा के बारे में पूछा था। उस बीच पापा भी दरवाजे पर आ गए थे। पापा ने उनके सवाल पर अपनी पहचान करवाई तो बोले कि तुम्हें अभी हमारे साथ थाने चलना होगा। हम सब घर वाले उस वक्त घबरा गए थे। मैंने घबराते हुए उस पुलिस वाले से वजह पूछी थी। उन्होंने पहले तो मुझे गुस्से से घूर कर देखा और फिर जो बात कही उस पर तो हम सभी हैरान रह गए थे। हम सभी पापा की गलती जानने से पहले उस डर में पड़ चुके थे कि पुलिस किस इल्जाम पर पापा को लेने आई है तो उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। पापा के बार बार पूछने पर पुलिस वालों ने हमें बताया कि पापा जिस घर की इंटीरियर डिजाइन कर रहे थे वहां से अच्छा खासा सोना पैसा चोरी हो गया था। उन्होंने बताया कि जिस घर में इंटीरियर डिजाइन कर रहे थे उसका एक गेट पुराने घर की तरफ खुलता था। उस घर का ताला तोड़कर वहां से सारा सामान चोरी करके ले गया। जिस मकान में पापा इंटीरियर डिजाइन कर रहे थे उन लोगों ने सारा इल्जाम पापा और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों पर लगाई थी।
उस घर के मालिक ने पुलिस को बयान दिया कि इंटीरियर डिजाइन ठेकेदार घर में घुसे रहते थे और हर चीज का जायजा लेते रहते थे, और जब वे लोग इमरजेंसी में घर से गए तो इंटीरियर डिजाइन ठेकेदार ने मौके का फायदा उठाकर वहीं रुक गए थे और उनके चले जाने के बाद आराम से चोरी कर ली। मेरे पापा अपनी कसम खा रहे थे, ये सब सरासर मुझ पर इल्जाम है, उन्होंने उस घर का 1 रुपए भी नहीं उठाया था। ये बात पापा के कहने से पहले मैं खुद जानता था कि मेरे पापा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। कितना भी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी क्यों न हो, कभी चोरी करने का सोच भी नहीं सकते। हमने अपने घर में कई बार भूखमरी भी सही थी, तभी जुर्म नहीं किया तो पापा क्या जरूरत थी ऐसे करते, जबकि अब तो हमारे घर के हालात भी संभल चुके थे। फिर पुलिस वाले हमारा पूरा घर छान कर चोरी का सामान ढूंढने लगे। घर में सोने की एक बाली तक भी मौजूद नहीं थी। जब कुछ ना मिला तो पुलिस वालों ने मेरे पापा को गिरेबान से पकड़कर घर से घसीटते हुए गाड़ी में डाले और वहां से ले गए थे। ये मंजर मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर था। मुझे ऐसी तकलीफ तब भी नहीं हुई थी जब पापा के साथ साइड पर एक्सीडेंट हुआ था, जब उनकी टांग टूट गई थी। वह खून में लथपथ थे, उन्हें अस्पताल लेकर गया था। मेरा बूढ़ा बाप, जिसको घर से निकलते टाइम में हमेशा उनका पांव छुआ करता था, आज मेरी नजरों के सामने उन्हें बदतमीजी से घसीटते हुए ले जा रहा था। हमारे कानून और सब सरकारी कामों में इज्जत सिर्फ पैसों का ही होता है। यहाँ उम्र का लिहाज नहीं किया जाता, और शायद यही वजह है हमारे देश की कभी तरक्की नहीं हो पाई। जुर्म साबित होने से पहले ही गरीबों के साथ मुजरिमों की तरह व्यवहार किया जाता है। मेरी माँ अपना सीना पीटती रोती रह गई और मेरी बेटियां डरी सहमी हुई थीं। मेरी पत्नी अपना प्रेगनेंसी वाला पूरा भारी भरकम शरीर लेकर घबराई हुई थी। मेरी माँ को संभालती कभी अपनी बेटियों को बहलाने की कोशिश करती थी। मैंने माँ को तसल्ली दी। उनका दरवाजा बंद करके कहकर घर से निकला और सीधा थाने पहुँच गया। मैंने पापा से मिलने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया था। बहुत भाग दौड़ करके बाद में मुझे एक दोस्त ने बताया, उसका बड़ा भाई इसी थाने में पोस्टिंग में आया था। वे लोग इस सिलसिले में मेरी मदद तो नहीं कर सकते, मगर मुझे पापा के बारे में पता करके बता सकते हैं। उस सिपाही ने मुझे बताया कि पापा की तरह बाकी मजदूर भी खाली हाथ थाने गए हैं। सब ने एक ही बयान दिया था, वे जल्द अपना काम करके वहां से चले गए थे। उसने थोड़ी बहुत पूछताछ करके उन्हें रिहा कर दिया गया था और चोरी का सारा इल्जाम पापा पर आ गया था। पापा को जेल हो गई थी क्योंकि उस घर के मालिक ने कहा था जब तक पापा उनका सोना वापस नहीं कर देते तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। मैंने उस घर का पता किया और वहां पहुंचकर उन सब के पास चोरी हो जाने की जांच करने लगा। वहां अफसोस करने के लिए बहुत सारे लोग जमा थे। मैं उस आदमी को यकीन दिलाने की कोशिश की, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने पापा की पूरी जमानत लेता हूँ कि मेरे पापा चोर नहीं हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चों की और अपने माँ की कसम खाता हूँ। आप लोग पुलिस से कहकर असली चोर को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा बाप सारी उम्र भी जेल में बैठा रहेगा तो भी आपका सामान कभी नहीं मिलेगा। उस आदमी के आगे इतने हाथ पैर जोड़ने के बाद भी वह आदमी भड़क उठा और मुझे धक्के देने लगा। वह गुस्से से न जाने मुझे क्या कुछ बोलता रहा कि तुम गरीब लोग दुनिया के सामने मासूम बनने की ढोंग रचाते रहते हो, खुद को गरीब बनाए रखते हो, मगर असल में तुम लोगों का घर खाली करके अपना जायदाद बना लेते हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरी बार बार फरियाद पर भी उसने सिर्फ अपनी जुबान के तीर ही चलाए थे, बल्कि मेरे मुंह पर तमाचे भी मारकर मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था। वह आदमी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके साथ खड़े उस जैसे कुछ पढ़े लिखे खाते पीते ऐसे लोग भी थे जो मेरे साथ होने वाले व्यवहार पर हंस रहे थे, उस आदमी को रोक रहे थे, मगर वह किसी की नहीं सुन रहा था। वे लोगों के रोकने पर उल्टा चीखने लगा। उसके बच्चों की शादी होने वाली थी। वह सारा जेवर कुछ ही दिन पहले घर में लाया था और मेरे बाप ने वह सब कुछ चुरा लिया है। वह बोल रहा था, मैं अब अपनी बेटी और बेटे के ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं सोच में पड़ गया था कि सिर्फ सोना ना देने पर क्या अमीरों के यहाँ शादी नहीं हो सकती? क्या उनकी शादी सोने के बगैर अच्छी नहीं होगी? मुझे भी एहसास था कि जमा पूंजी चाहे गरीब का हो या अमीर की, सबके लिए अहम होती है, मगर बगैर सबूत के लोग एक गरीब बूढ़े इंसान को जेल में डालकर उसके घर वालों को कितना परेशान कर रहे थे। मैं मायूस होकर उठा और वहां घर पहुंच गया, मगर मेरे घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने घबराकर अपने साथ वालों का दरवाजा बजाकर अपनी पत्नी और माँ का पूछा तो वह बोले कि शाम के टाइम मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से
मेरी माँ उसे करीब के अस्पताल में ले गई थी। मैं भागा भागा वहाँ पहुँचा तो मेरी माँ उदास चेहरा लिए सामने खड़ी थी। मैं माँ तक पहुँचा तो माँ उम्मीद लगाए पापा के बारे में पूछने लगी। मैंने मायूसी से सर झुका लिया था। वह गुमसुम सी हो गई। मैंने माँ को तसल्ली दी। अपनी पत्नी का पूछा। एक नर्स मुझे मुबारकबाद देने लगी क्योंकि इस बार मेरा बेटा हुआ था। मुझे बताकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे चुप करवाने पर बोली कि काश हम लालच ना करते, तुम्हारे पापा को ये काम लेने से मना कर देते। उनकी सेहत वैसे भी अब पहले जैसी नहीं थी। मैं अपनी माँ को सीने से लगाए तसल्लियाँ देता रहा। पापा बेकसूर हैं और ये बात जल्द साबित हो जाएगी। मेरी पत्नी की हालत संभली तो मैं उसे घर ले आया। मैं पापा के लिए भी भाग दौड़ कर रहा था। उस दिन की बेइज्जती को भूलकर मैं कई बार उस मालिक के घर दोबारा गया था क्योंकि मुझ जैसा गरीब इंसान अपने पापा के लिए वकील नहीं कर सकता था। मेरे पास भगवान का सहारा था। उसके बाद वह इंसान का आसरा था जो कि पापा को बेकसूर मानकर माफ कर देता, मगर वह मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। उसे यकीन था हम उसका पैसा छुपाकर बैठे हैं। वह हर बार यही बात दोहराता था कि अगर मैं उसका सामान लौटा दूं तो वह पापा को माफ कर देगा। उस बीच मेरे पापा से मेरी मुलाकात बहुत बार हुई थी। मैंने उनसे मिलने गया था। मेरा सब्र अब उनकी हालत को देखकर जवाब देने लगा था। वे बहुत ही बीमार और बुरी हालत में जेल में एक कोने में बैठे हुए थे। मैंने अपनी बेटे का बताया तो वो खुश होने लगे और बोले कि अपने बच्चों को मेरे बारे में कुछ मत बताना। उनसे कह देना मैं किसी काम से दूसरे शहर गया हूँ। मैं नहीं चाहता। ये बात सुनकर सोचने लगे कि शायद उनका दादा चोर है। मेरा दिल मेरे पापा के उन शब्दों पर तड़प उठा था। गरीबी इंसान को कभी कभी बहुत बेबस कर देती है। अब मुझे पहली बार अपने गरीबी होने पर दुख हुआ था। मैंने पहली बार सोचा था अगर मैं अमीर होता तो आज ये हालात नहीं होते। पापा को यूं बेगुनाही में जेल नहीं काटने पड़ते। मुझे यूं किसी के पैर नहीं पड़ने पड़ते। ये बात पापा के सामने दोहराई तो मुझे समझाने लगे कि गरीबी बुरी चीज नहीं है। इंसान के हालात और उसकी जिंदगी को तय करने वाला सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर कभी भी इंसानों से नाइंसाफी नहीं करता। गरीबी को गाली बनाने वाले ये जमीनी लोग होते हैं जो गरीब को जुल्म की चक्की में पीसकर अपने आप को सही और अच्छा इंसान समझ बैठते हैं। पापा को तसल्लियाँ देकर लौट आया था और उनके बाद मुझे पूरा 1 साल हर बार पापा से मिलने के जेल ही जाना पड़ा था। पापा को घर वापस आना नसीब नहीं हुआ था। जेल में रहकर बीमार और कमजोर हो गए थे। मैं अपने माँ बाप की परेशानी में बहुत परेशान हो चुका था। 1 साल के बाद मेरी माँ का सब्र भी जवाब दे गया और पापा के इंतजार में ही दुनिया से चली गई थी। मैं अभी पापा को माँ की मौत के बारे में बताने का सोच ही रहा था। एक दिन पापा की मौत की खबर मुझे मिली। दोनों दुनिया वालों की जिल्लत से थक कर ईश्वर को प्यारे हो गए थे। मैं पीछे उनका गम सीने से दफन कर दिया। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी में लग गया था, मगर जाने किस्मत को क्या और मंजूर था। मेरा काम बराबर हर जगह से खत्म होने लगा था। मैंने 2 साल बहुत मेहनत करके खराब कर दिया, मगर घर में भूखमरी की नौबत आ गई थी। अपनी मासूम बच्चों को भूख से बिलखता देखकर मैं थक गया था। मैंने लोगों से कर्जा लिया और पैसा जमा करके बाहर चला गया था, मगर घर में भूखमरी की नौबत आ गई थी। अपनी मासूम बच्चों को भूख से बिलखता देखकर मैं थक गया था। मैंने बहरैन के मंदिर में साफ सफाई का काम किया करता था, मगर मैं पैसा घर भेजने के काबिल नहीं हो पा रहा था क्योंकि जिस आदमी ने मुझे उस काम पर लगवाया था वह धोखे से मेरी आधे से ज्यादा तनख्वाह खुद रख लेता था और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। मगर एक दिन पत्नी ने फोन पर बताया कि मेरे भेजे हुए 2 लाख रुपए से उसने हमारी बेटियों के लिए खरीदारी की है और छोटा मोटा कर्जा भी चुका दिया है। ये सुनकर मैं हैरान हुआ था क्योंकि मैं तो 1 रुपए भी नहीं भेजता था। पत्नी की खुशी और बच्चों के चहकने पर मैं सच को छुपा गया था। अब मैं उस सोच में पड़ गया था कि मैं पैसे तो भेज ही नहीं रहा, फिर मेरी पत्नी को पैसा कौन भेजता है। इस बात को मैं अभी भूल नहीं पाया था कि अगले महीने फिर से मेरी पत्नी ने वैसे ही पैसा मिल जाने के बारे में मुझे बताए थे और कहा कि कोई आदमी उनको पैसे दे गया है। उसने कहा कि ये पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। मैं अपनी पत्नी को रोकना चाहता था, मगर हर बार बच्चों उन पैसों की अपनी जरूरत को पूरा करके खुशी बता देती थी। मेरी जुबान बंद हो जाती थी। मगर जब लगातार कई महीने तक इसी तरह मेरी पत्नी को 1-1 लाख रुपए मिल गए तो मैं ठिठक कर रह गया और न जाने वह कौन था जो खामखा मेरे घर में हर महीने में मेरे नाम पर 1 लाख रुपए भेज देता। मेरी पत्नी जवान औरत थी और मैं बच्चों का बाप था। ये बात मुझे घबराहट में डाल रही थी। इतनी बड़ी रकम के बदले कल को कुछ भी किया जा सकता था। इस बार तो मेरी पत्नी ने मेरी जान ही निकाल दी थी।
क्योंकि वह आदमी उससे 60 लाख रुपए दे गया था और मेरी पत्नी ने एक नया मकान भी खरीद लिया था। इस बार मैं सब काम छोड़ छाड़ कर हिंदुस्तान आ गया था। घर पहुंचकर देखा तो मेरे घर के हालात काफी हद तक बदल चुके थे। घर में अच्छा खाना पीना था और मेरी पत्नी को हर महीने मिलने वाले 1 लाख रुपए में उसने मेरा पूरा कर्जा भी उतार दिया था और एक नया मकान भी खरीद लिया था। मेरी जिंदगी अब आसान हो गई थी, मगर मुझे खामखा पैसा देने वाले का नाम और वजह जाननी थी। मैं महीना खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब वहाँ बंदा पैसा देने आया तो मैं ही दरवाजा खोलने गया। वह बंदा मुझे देखकर घबरा गया था। मैंने उसे रोककर सख्ती से सवाल किया, वह कौन है और क्यों हर महीने मेरे घर पैसे देने आता है। मेरे सवाल पर जब वह सर झुकाकर बोला तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। वह बोला कि उस आदमी का बेटा हूँ जिसने मेरे बाप को चोरी के इल्जाम में जेल में डाला था। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। मैंने उसके बाप की तरह उसे धोखे नहीं दिया था, मगर मैंने उसे इतना जरूर कहा था कि ऐसे गैरतमंद और कम दिल वाले और पैसे वाले लोगों की मदद की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए पैसा वापस ले जाए। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि तुम नहीं जानना चाहोगे मैंने इतनी बड़ी रकम तुम्हारे घर में क्यों देता रहा। इस सवाल ने मुझे एकदम अपनी जगह पर जमा दिया था। मैं इस बात की वजह जानना चाहता था। मेरे चुप होने पर उस लड़के ने मुझे धीमे से सब कुछ बता दिया था। उसकी बताई हुई वजह मेरी सोच और आत्मा तक को हिलाकर रख दिया था। मैं उस लड़के को देखता रह गया। मेरी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। वह बता रहा था कि जब उसके घर में चोरी हुई थी तब उसकी उम्र बहुत कम थी और वह वहां हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था। उसी दिन अपने बड़े भाई और बहन की शादी के लिए पहुंचा था, जिस दिन मैं पहली बार अपने पापा की बेगुनाही का बताने उनके घर गया था और उसके बाप के हाथों जलील हो रहा था। उसे सुनकर वह परेशान हो गया था। उसने बताया कि उनके घर होने वाली उस चोरी के पीछे उनकी बहन का ही हाथ था। उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। वह अपनी शादी से नाखुश थी। उसने माँ बाप के साथ उस घर से जाते हुए खुद अपने आशिक को घर खाली होने का बता दिया था। मेरे बाप के घर से जाते ही उस लड़की का आशिक दोस्तों के साथ घर में घुसा, पैसे और सोना चुरा कर फरार हो गया था। वे दोनों के बीच तय हुआ था कि वे बाद में घर से भागकर शादी कर लेंगे, मगर वह लड़का चोरी करने के बाद उसकी बहन को धोखे दे गया था और वापस नहीं आया। उस लड़की की शादी हो गई और शादी के 4 महीने बाद उसका आशिक उसे ब्लैकमेल करके उसके पैसे मांगने लगा और फिर ये बात उसकी बहन के पति को भी पता चल गई थी। उसने पहली फुर्सत में उसे डिवोर्स देकर अपनी पत्नी को घर भेज दिया था। मुझे पैसे देने वाला लड़का अपने बाप को समझाने लगा कि वह गरीब मजदूर को जेल से रिहा करवाए क्योंकि वो बेकसूर है, मगर उसका बाप अपनी इज्जत के लिए चुप रहा। मेरे बाप को बेकसूर साबित करने के लिए उसे अपनी बेटी का राज खोलना पड़ता। वह जुल्म पर डटा रहा। जब वह जालिम आदमी के 1 साल बाद मृत्यु हुई तो उसकी मौत के बाद उसका बेटा मेरे बाप के पास जेल में गया था और उसने सब कुछ सच बता दिया था। वह जज्बाती लड़का था और पुलिस वालों को भी वह सारी बात सच बताना चाहता था ताकि मेरा बाप जेल से निकल आए, मगर मेरे बाप ने उसे अपनी बहन को यूं बदनाम करने से रोक लिया था। उस बात के कुछ ही दिन बाद मेरा बाप मर गया था, मगर जाते जाते उस लड़के को अपना भक्त बना लिया था। वह लड़का सब बात बताकर बोला कि ये सारा पैसा उस बेइज्जती के आगे कुछ भी नहीं है। वह बोल रहा था कि पैसा उस इल्जाम के आगे कुछ भी नहीं है जो मेरे बाप पर इल्जाम लगाया गया था। वह लड़का मेरे घर में मुझसे माफी मांगने भी आया था, मगर तब मैं बाहर चला गया था। वह लड़का मुझसे माफी मांगकर मुझे ये सब बताकर चला गया। मैं सोच रहा था क्या वह पैसा मेरे बाप की इज्जत और हमारा अच्छा वक्त लौटा सकता है? शायद नहीं, मगर उस लड़के की सोच ने मुझे यकीन दिलाया था कि अच्छा बुरा इंसान हर चीज में होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। वह भी एक जालिम बाप का बेटा था, एक नरम दिल और एक नेक बेटा था जिसके पास पैसा भी बहुत था और बहुत नेक और बहुत ही अच्छा लड़का था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।